जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। आज हम राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी राजस्थान की कॉम्पिटेटिव एग्जाम है दोस्तों, ये टॉपिक सब में कॉमन माना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझा जाता है। टॉपिक का नाम है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख राजवंश। अब राजस्थान के प्रमुख राजवंश में बहुत सारे राजवंश हैं, जैसे कच्छावा राजवंश है, राठौड़ राजवंश है, हाड़ा राजवंश है, गोहिल राजवंश है, बहुत सारे हैं। हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों आज हमें शुरुआत करनी थी तो मैंने चयन किया है राजस्थान के एक प्रमुख राजवंश जिसका नाम है दोस्तों गोहिल राजवंश का। तो इसको प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। राजस्थान की बहुत सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ रहे हैं, तो उनकी आप गंभीरता से और ईमानदारी पूर्वक तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों गोहिल राजवंश की चर्चा करते हैं। गोहिल राजवंश की स्थापना होती है दोस्तों गोहिल के द्वारा। किसके द्वारा होती है? गोहिल के द्वारा होती है। गोहिल कहाँ का रहने वाला था? इतिहासकार बताते हैं कि ये आनंदपुर का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था ये? आनंदपुर का रहने वाला था। आनंदपुर मालवा में पड़ता है, बड़नगर का हिस्सा है, वहां का गोहिल रहने वाला था। और इसने 566 ईस्वी में गोहिल राजवंश की स्थापना की थी। गोहिल राजवंश की स्थापना गोहिल नामक व्यक्ति के द्वारा की गई 566 ईस्वी में। आनंदपुर का ये रहने वाला था और इसके द्वारा गोहिल राजवंश की स्थापना की गई। दोस्तों गोहिल राजवंश को गोहिल के नाम के आधार पर ही गोहिल राजवंश कहा जाता है। कई बार कुछ जगह पर इसको गहलोत तथा गुहिलोत भी लिखा हुआ मिल जाता है। गहलोत तथा गुहिलोत भी लिखा हुआ मिल जाता है। यानी कि मैं कह रहा हूं आपसे को गोहिल राजवंश की स्थापना गोहिल द्वारा की गई, इस वजह से इसका नाम गोहिल राजवंश के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन कई जगह पर और कई शिलालेखों में गोहिल को गहलोत तथा गुहिलोत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड तथा मोनोथ नैन्सी, कर्नल जेम्स टोड तथा मोनोथ नैन्सी के अनुसार गोहिल राजवंश की 24 शाखाएं ज्ञात हैं। यानी कि कर्नल जेम्स टोड तथा मोनोथ नैन्सी के अनुसार गोहिल राजवंश की 24 शाखाएं ज्ञात है। इन्होंने गोहिल राजवंश की 24 शाखाओं के बारे में हमें जानकारी दी थी। अलग अलग स्थानों पर इसकी शाखाएं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध शाखा मानी जाती है गोहिल राजवंश की, वो मानी जाती है दोस्तों मेवाड़ का गोहिल वंश। मेवाड़ का गोहिल वंश या राजवंश सबसे प्रसिद्ध शाखा मानी जाती है। कर्नल जेम्स टोड तथा मोनोथ नैन्सी द्वारा गोहिल राजवंश की 24 शाखाओं का जिक्र किया गया, लेकिन इनमें से मेवाड़ का गोहिल राजवंश इनमें सबसे प्रसिद्ध शाखा मानी जाती है। गोहिल राजवंश की शाखाएं दोस्तों नेपाल में भी थी। नेपाल में इस शाखा का स्थापना की थी कुंभकर्ण के द्वारा इस शाखा की स्थापना की गई। तथा दक्षिण भारत में भी गोहिल राजवंश की शाखाएं थी, जिसकी स्थापना सज्जन सिंह के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। तो अब हमें किसके बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए? अब हमें इसके बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। इसको प्रारंभ करते हैं, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। गोहिल राजवंश की स्थापना गोहिल द्वारा की गई 566 ईस्वी के लगभग। आनंदपुर बड़नगर मालवा प्रदेश का रहने वाला था। कर्नल जेम्स टोड तथा नैन्सी ने गोहिल राजवंश की 24 शाखाओं की बात कही है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध शाखा मेवाड़ का गोहिल राजवंश माना जाता है। गोहिल राजवंश की शाखाएं नेपाल में भी थी, जिसकी स्थापना कुंभकर्ण के द्वारा की गई। तथा दक्षिण भारत में जो गोहिल राजवंश की शाखा थी दोस्तों, उसकी स्थापना सज्जन सिंह के द्वारा की गई। गोहिल राजवंश को कुछ जगह पर गहलोत तथा गोहिलोत भी लिखा हुआ मिल जाता है। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों मेवाड़ का गोहिल राजवंश। आप साथ के साथ में अगर आपकी इच्छा हो तो नोट्स भी बना सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं राजस्थान की जितने भी अपने प्रमुख राजवंश हैं, जो कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको बहुत ही आसानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि आपके जब एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं के बराबर हो। अब हम चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों किसके बारे में? मेवाड़ का गोहिल वंश।
मेवाड़ का गुहिल वंश, क्योंकि ये सबसे प्रसिद्ध शाखा थी गुहिल राजवंश की। मेवाड़ का गुहिल राजवंश। मेवाड़ के गुहिल राजवंश की स्थापना दोस्तों बप्पा रावल के द्वारा की गई। इसका संस्थापक कौन था? बप्पा रावल था। बहुत ही प्रतापी शासक माना जाता है, दंत कथाएं भी हैं इनके बारे में, है ना। तो मेवाड़ का जो गुहिल वंश है इसका संस्थापक माना जाता है दोस्तों बप्पा रावल। कौन माना जाता है? बप्पा रावल। ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल राजवंश की स्थापना कर दी थी। कहां पर? मेवाड़ में गुहिल राजवंश की स्थापना बप्पा रावल के द्वारा कर दी गई थी। बप्पा रावल के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां भी है, जैसे एक साथ ही 4 बकरे खा जाया करता था, 35 हाथ लंबी धोती पहनता था, और भी बहुत सारी अफवाहें अपने को बप्पा रावल के बारे में दोस्तों देखने को मिलती हैं। दोस्तों मेवाड़ का जो गुहिल राजवंश है इसने 8वीं सदी से 20वीं सदी तक लगातार मेवाड़ पर शासन किया। मेवाड़ का जो गुहिल राजवंश है इसने 8वीं सदी से 20वीं सदी तक लगातार मेवाड़ पर शासन किया। इस लिहाज से मेवाड़ का जो गुहिल राजवंश है इसको विश्व में किसी भी प्रदेश में सर्वाधिक शासन करने वाला राजवंश माना जाता है। मेवाड़ के गुहिल राजवंश को विश्व में किसी भी प्रदेश विशेष पर सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश भी माना जाता है। इतिहासकार अबुल फजल का नाम आपने जरूर सुना होगा। अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के जो गुहिल हैं ये ईरान के बादशाह नौशेर खां की संतानें हैं। नौशेर खां की संतानें हैं, यानी कि अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ का गुहिल राजवंश, मेवाड़ के जो गुहिल हैं वो ईरान के बादशाह नौशेर खां के वंशज हैं। इसके अलावा दोस्तों कर्नल जेम्स टोड तथा नैन्सी का ऐसा मान तथा श्यामल दास, कर्नल जेम्स टोड तथा श्यामल दास का ऐसा मानना है कि मेवाड़ का जो गुहिल वंश है ये वल्लभी शासकों का वंश है, यानी कि वल्लभ प्रदेश के जो शासक थे वो वहां से यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पर गुहिल वंश की स्थापना की। तो कर्नल जेम्स टोड तथा श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के शासक वल्लभी शासकों के वंशज हैं। वल्लभी शासकों की क्या है भाई? वंशज हैं। कर्नल जेम्स टोड तथा श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के जो गुहिल हैं वो वल्लभी शासकों के वंशज हैं, जबकि अबुल फजल के अनुसार ये ईरानी बादशाह नौशेर खां के वंशज माने जाते हैं। दोस्तों इतिहासकार डी.आर. भंडारकर का नाम आपने अवश्य सुना होगा। इतिहासकार डी.आर. भंडारकर ने आहड़ अभिलेख का हवाला दिया। आहड़ अभिलेख के आधार पर मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण बताया। क्या बताया? मेवाड़ के गुहिलों को इन्होंने ब्राह्मण बताया। इतिहासकार डी.आर. भंडारकर, जिनका जिक्र हम इससे पिछले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं, जिसमें हम राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित चर्चा कर रहे थे, उसमें भी हम डी.आर. भंडारकर का जिक्र कर चुके हैं। डी.आर. भंडारकर ने क्या बताया था वहां पर? इन्होंने एक विदेशी राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई थी, इस मत का इन्होंने समर्थन किया था। साथ ही इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, इस मत का भी इन्होंने क्या किया था? समर्थन किया था। और राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, इस मत का समर्थन इन्होंने बिजोलिया अभिलेख के आधार पर किया था। इतिहासकार डी.आर. भंडारकर के अनुसार आहड़ अभिलेख के आधार पर इन्होंने बताया कि जो मेवाड़ का गुहिल वंश है ये एक्चुअल में क्या थे? ब्राह्मण थे, और ये ब्राह्मणों के ही आगे वंशज है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कुंभलगढ़ प्रशस्ति का भी जिक्र किया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का भी इन्होंने उल्लेख किया। इतिहासकार डी.आर. भंडारकर के अनुसार कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मेवाड़ के गुहिल शासकों के लिए विप्र शब्द का उल्लेख मिलता है, और इन्होंने बताया कि विप्र का अर्थ है ब्राह्मण, यानी कि यहाँ के जो शासक थे ये ब्राह्मणों के ही वंशज थे। इतिहासकार डी.आर. भंडारकर के अनुसार कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मेवाड़ के गुहिल शासकों के लिए विप्र शब्द का उल्लेख मिलता है, और इन्होंने बताया कि विप्र का अर्थ है ब्राह्मण, यानी कि यहाँ के जो शासक थे ये ब्राह्मणों के ही आगे वंशज थे।
इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा तथा नैणसी, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा जिनका जिक्र हम राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो मत थे उनमें इनका जिक्र हम कर चुके हैं। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा तथा नैणसी के अनुसार भी मेवाड़ का जो गुहिल वंश है वो क्या है, ब्राह्मण है, यानी कि ब्राह्मणों के ही वंशज है। यानी कि इनके अनुसार ब्राह्मण, ये प्रारंभ में ब्राह्मण ही थे, लेकिन सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं में लगातार बदलाव आया, जिसके कारण राजनीतिक स्तर पर भी बदलाव आया। और जो शारीरिक तथा बौद्धिक स्तर पर ज्यादा सक्षम थे, ज्यादा कुशल थे, उन्होंने राजनीतिक सत्ता प्राप्त की और धीरे धीरे वही राजपूत कहलाए। और मेवाड़ के जो राजपूत थे वो गुहिल राजवंश से संबंधित होने के कारण गुहिल भी कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम 3 अभिलेखों का यहाँ पर जिक्र करना चाहते हैं। एक है दोस्तों रसिया का लेख, रसिया का लेख ये है दोस्तों 1264 का। इसके अलावा दोस्तों रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति यह है 1439 की। इसके अलावा दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति यह है 1460 की। रसिया का लेख, रणकपुर प्रशस्ति तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार जो बप्पा रावल है, इसको जो बप्पा रावल है दोस्तों, इसको पिता माना गया है, इसको पिता माना गया। किसका पिता माना गया? गुहिल का पिता माना गया। रसिया का लेख, रणकपुर प्रशस्ति तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल को गुहिल का पिता माना गया, लेकिन दोस्तों इतिहासकारों ने इस तथ्य को स्वीकार करने से मना कर दिया। इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकार करने से मना कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा मानना गलत होगा कि बप्पा रावल गुहिल का पिता था, जबकि इतिहासकार, ज्यादातर इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बप्पा रावल गुहिल का पिता नहीं था, बल्कि गुहिल पहले आ गया था, यानी कि गुहिल से ही आगे बप्पा रावल अस्तित्व में आते हैं और गुहिल के बाद में बप्पा रावल ही गुहिल राजवंश का सबसे प्रतापी शासक सिद्ध होता है। तो अब हम किसकी चर्चा करना चाहेंगे? अब हम बप्पा रावल की दोस्तों चर्चा करना चाहेंगे। इसको मैं आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। मेवाड़ का गुहिल राजवंश की स्थापना बप्पा रावल द्वारा 734 ईस्वी में की गई। 8वीं सदी से 20वीं सदी तक लगातार मेवाड़ का जो गुहिल राजवंश है, इसका मेवाड़ पर शासन रहा। इस प्रकार विश्व में किसी एक प्रदेश पर सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला अगर कोई राजवंश है तो वो गुहिल राजवंश को माना जाता है। अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के गुहिल ईरान के बादशाह नौशेर खां के वंशज थे। कर्नल जेम्स टोड तथा श्यामल दास के अनुसार ये वल्लभी के शासकों के वंशज है। D.R. भंडारकर के अनुसार इन्होंने हवाला दिया दोस्तों आहड़ अभिलेख तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति का। इस आधार पर इन्होंने मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण स्वीकार किया। इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा तथा नैणसी ने भी मेवाड़ के जो गुहिल है इनको ब्राह्मणों का ही वंशज माना। रसिया का लेख, रणकपुर प्रशस्ति तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल गुहिल का पिता है, जो कि इतिहासकारों ने इसे स्वीकार नहीं किया, यानी कि यह तथ्य स्वीकार करने योग्य नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों गुहिल राजवंश के प्रथम सबसे प्रतापी शासक, जिसका नाम है दोस्तों बप्पा रावल की, है ना। इसकी चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो आपके पास पर्याप्त समय है, ले लिया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट तो थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं गुहिल राजवंश के प्रथम सबसे प्रतापी शासक की, जिसका नाम है बप्पा रावल। क्या नाम है मित्रों? बप्पा रावल। प्यारे दोस्तों, बप्पा रावल को बप्पा भी कहा जाता है, बप्पा नाम भी इनका मिलता है। इसके अलावा कुछ इतिहासकार इनका नाम
कालभोज भी बताते हैं। क्या भी बताते हैं? कालभोज भी बताते हैं। इनका जो समय रहा है शासन का, वो रहा है 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। G.H. ओझा, गौरीशंकर हीरानंद ओझा, जिनका जिक्र हम कल कर चुके हैं, है ना, परसों के दिन कर चुके हैं। किसमें किया था हमने इनका जिक्र? गौरीशंकर हीरानंद ओझा का राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में इनका भी एक मत था, उसमें इनका जिक्र किया था। G.H. ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज है। इतिहासकार गौरीशंकर हीरानंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज है, जबकि बप्पा इसकी क्या है? उपाधि है। बप्पा इसकी उपाधि है। कवि राजा श्यामल दास ने भी बप्पा को उपाधि स्वीकार किया है। यानी कि कवि राजा श्यामल दास के अनुसार भी इनका जो वास्तविक नाम था वो बप्पा नहीं था, बल्कि बप्पा इनकी उपाधि थी, वास्तविक नाम कुछ और था। जबकि गौरीशंकर हीरानंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था और बप्पा इनकी उपाधि थी। दोस्तों, इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने बप्पा रावल को शील तथा शिलादित्य के नाम से भी संबोधित किया है। कर्नल जेम्स टोड ने बप्पा रावल को शील तथा शिलादित्य के नाम से भी संबोधित किया है। बप्पा रावल का उपनाम देखने को मिलता है हिंदुआ सूरज। क्या मिलता है भाई? हिंदुआ सूरज। बप्पा रावल का एक उपनाम देखने को मिलता है दोस्तों, हिंदुआ सूरज। यानी कि बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज नामक उपाधि धारण की थी। इसी के कारण इसके बाद में जितने भी शासक आए हैं मेवाड़ के गुहिल राजवंश से संबंधित, उन्होंने भी अपने आप को हिंदुआ सूरज के नाम से संबोधित करना उचित माना। यानी कि ये उपाधि लगातार इसके बाद में आने वाले शासकों ने भी इस उपाधि को धारण किया। दोस्तों, इसके बाद में कुछ और चीजों का जिक्र करते हैं। कर्नल जेम्स टोड एवं मोनोथ नैन्सी, कर्नल जेम्स टोड तथा मोनोथ नैन्सी के अनुसार हरित ऋषि, कर्नल जेम्स टोड तथा मोनोथ नैन्सी के अनुसार जो बप्पा रावल था ये ग्वाला था, ये गाय चराता था, लेकिन हरित ऋषि का आशीर्वाद मिला, हरित ऋषि की कृपा हुई, जिसके कारण यह चित्तौड़ का शासक बन गया, जिसके कारण ये मेवाड़ का शासक बन गया। इसके अलावा दोस्तों, राज प्रशस्ति में इस तथ्य का ज्यादा अच्छे तरीके से इस तथ्य को ज्यादा आसान तरीके से समझाया जाता है। किसमें? राज प्रशस्ति में। राज प्रशस्ति के अनुसार 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मानमोरी, यानी कि चित्तौड़ का जो शासक था उस समय जो चित्तौड़ का शासक था उसका क्या नाम था? मानमोरी। क्या नाम था भाई? मानमोरी। ये मौर्य शासक था, मानमोरी। राज प्रशस्ति के अनुसार 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को पराजित कर, किसने पराजित किया? बप्पा रावल ने पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार कर लिया भाई? बप्पा रावल ने। राज प्रशस्ति के अनुसार 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को पराजित कर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, तथा दोस्तों नागदा को अलग पेन से लिखते थोड़ा, तथा इन्होंने बप्पा रावल ने नागदा को चित्तौड़ की राजधानी बनाया था। नागदा को चित्तौड़ की राजधानी बनाया था। इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं मेवाड़ के गुहिल राजवंश की प्रथम राजधानी नागदा थी। मेवाड़ की गुहिल राजवंश की प्रथम राजधानी नागदा थी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ के गुहिल राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी, 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि आहड़ रहेगा, नागदा रहेगा, उदयपुर रहेगा, चावंड हो सकता है, कुंभलगढ़ हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगाना है? नागदा लगाना है। तो ये एक अच्छा प्रश्न बन सकता है मेरे ख्याल से। कर्नल जेम्स टोड तथा मोनोथ नैन्सी के अनुसार बप्पा रावल ने हरित ऋषि के सहयोग से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। राज प्रशस्ति में इस बात का अच्छे तरीके से उल्लेख मिलता है कि 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को पराजित करके
बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद में दोस्तों कैलाशपुरी में बप्पा रावल द्वारा कैलाशपुरी जो कि उदयपुर में है, कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनाया गया। एकलिंग जी का मंदिर बनाया गया जो कि लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है, और लकुलिश संप्रदाय जो कि शैव संप्रदाय माना जाता है, यानी शिव से संबंधित संप्रदाय माना जाता है, लकुलिश संप्रदाय। बप्पा रावल द्वारा कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बनाया गया जो कि लकुलिश संप्रदाय का मंदिर है। इसका अर्थ ये हुआ कि बप्पा रावल खुद किसका भक्त था? शिव का भक्त था। और इसके बाद में जितने भी शासक हुए हैं मेवाड़ के, वो भी शिव के ही उपासक रहे हैं तथा शैव भी रहे हैं वो भी। और यही नहीं, इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर ही नहीं बनाया दोस्तों, इन्होंने एकलिंग जी को अपना राजा भी स्वीकार किया। कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनाकर बप्पा रावल ने एकलिंग जी को अपना राजा स्वीकार किया तथा स्वयं को एकलिंग जी का दीवान घोषित किया। स्वयं को एकलिंग जी का दीवान घोषित किया तथा एकलिंग जी को चित्तौड़ का, मेवाड़ का राजा घोषित किया तथा स्वयं को उनका दीवान घोषित किया। इसके बाद में दोस्तों बप्पा रावल या फिर कालभोज के बाद में जितने भी शासक आए, उन्होंने स्वयं को दीवान ही समझा है, और जो असली राजा समझा है वो एकलिंग जी को ही माना है। यानी कि मेवाड़ के जितने भी शासक हुए हैं वो स्वयं को राजा नहीं समझते थे, वो एकलिंग जी के दीवान समझते थे, और वो शासक या फिर राजा किसको समझते थे? एकलिंग जी को समझते थे। और ये परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? बप्पा रावल के यहाँ से ये परंपरा प्रारंभ हुई थी। बप्पा रावल द्वारा सोने के सिक्के भी चलाए गए। किसके सिक्के चलाए गए? सोने के सिक्के भी इसके द्वारा चलाए गए। बप्पा रावल का एक सिक्का प्राप्त हुआ है, एक सिक्का प्राप्त हुआ है दोस्तों 115 ग्रेन का। बप्पा रावल का एक सिक्का भी प्राप्त हुआ है जो कि 115 ग्रेन का था, और बप्पा रावल द्वारा सोने के सिक्के भी चलाए गए थे। बप्पा रावल की मृत्यु दोस्तों कहाँ पर हुई थी? नागदा में ही उनकी मृत्यु हुई थी। बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई थी, जहाँ पर इनकी छतरी बनी हुई है, जहाँ पर इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई। इस छतरी को छतरी नहीं कहकर क्या कहा जाता है? बप्पा रावल का महल कहा जाता है। बप्पा रावल का महल कहा जाता है, बप्पा रावल का महल कहा जाता है। तो ये हमारी जो चर्चा थी दोस्तों बप्पा रावल के बारे में ये पूर्ण हो चुकी है। तो आज हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं? एक तो हमने प्रमुख राजवंशों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था, उसके बाद में हमने गोइल राजवंश की चर्चा की थी, फिर हमने गोइल राजवंश की सबसे महत्वपूर्ण शाखा मेवाड़ की गोइल राजवंश के बारे में चर्चा की थी कि उसका संबंध किस किस से है और किसने उसको किससे संबंधित माना। उसके बाद में हमने मेवाड़ में गोइल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल की चर्चा की है। ये बप्पा रावल क्या है? मेवाड़ में गोइल राजवंश का क्या है भाई? ये संस्थापक है। इन्होंने ही मेवाड़ में गोइल राजवंश की स्थापना की थी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। बप्पा रावल, जिनको बप्पा भी कह दिया जाता है, इनका एक और नाम कालभोज है। इन्होंने 734 से 753 तक शासन किया। ये आंकड़ा दोस्तों राजस्थान तथा भारत सरकार की ऑथेंटिक किताब हिंदी ग्रंथ अकादमी में ये डाटा दिया हुआ है। गौरीशंकर हीरानंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था तथा बप्पा इनकी क्या थी? उपाधि थी। कवि राजा श्यामल दास ने भी बप्पा को उपाधि माना है। कर्नल जेम्स टोट ने बप्पा रावल का नाम शील तथा शिलादित्य के नाम से भी उल्लेखित किया है। बप्पा रावल का एक उपनाम था हिंदुआ सूरज, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की थी, इस वजह से इनको हिंदुआ सूरज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और इनके बाद जितने भी शासक हुए वो खुद को भी हिंदुआ सूरज ही कहते थे। कर्नल जेम्स टोड तथा मोहम्मद नैन्सी के अनुसार हरित ऋषि के सहयोग से प्रारंभ में ये गायें चराता था। बप्पा कालभोज प्रारंभ में गायें चराता था, लेकिन हरित ऋषि की कृपा तथा आशीर्वाद से इसने चित्तौड़ पर अधिकार किया। राज प्रशस्ति के अनुसार 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मानमुरी पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा नागदा को राजधानी बनाया। और इस प्रकार से नागदा मेवाड़ की गोइल राजवंश की प्रथम राजधानी भी थी।
इसने विजय के उपरांत कैलाशपुरी जो कि उदयपुर में ही है, नागदा भी उदयपुर में दोस्तों, एकलिंग जी का मंदिर बनाया। लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है, मतलब शैव संप्रदाय से संबंधित है। लकुलिश मतलब शैव संप्रदाय से संबंधित है। इनका मंदिर बनाया तथा एकलिंग जी को राजा घोषित किया और स्वयं को उनका दीवान घोषित किया। और बाद में जितने भी शासक उत्पन्न हुए हैं मेवाड़ के गोहिल वंश के, वो स्वयं को दीवानी समझते थे और असली राजा एकलिंग जी को समझते थे। इन्होंने दोस्तों सोने के सिक्के भी चलाए थे और इनका एक सिक्का प्राप्त हुआ जो कि 115 ग्रेन का था। इनकी मृत्यु नागदा में होती है, नागदा उदयपुर में इनकी मृत्यु होती है, जहाँ पर इनकी छतरी बनी हुई है जिसे बप्पा रावल का महल कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आज हमारी चर्चा पूर्ण होती है। आज हमने जो राजस्थान के प्रमुख राजवंश हैं उनको आज हमने स्टार्टिंग दे दी, आज इनकी शुरुआत कर दी है और हमने चर्चा प्रारंभ भी कर दी है मेवाड़ के गोहिल राजवंश के बारे में। इसके बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं 1 by 1। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर क्लास आप सबके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगी, आपको फायदा होगा इस पर्टिकुलर वीडियो से। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।